तो आज वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बहुत दिन से सोच रहा हूं कि ये क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन क्या है? झारखंड के 10 सबसे बड़े शहरों के नाम बताइए। चलिए सोचिए आज भी आप, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का आज पार्ट 16 करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 16 में हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे इंडिया फॉरेन पॉलिसी, ठीक, एंड सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, रोल ऑफ अ सिटीजन इन डेमोक्रेसी। पॉइंट नंबर 4 एंड 5 को करेंगे और उसके बाद पार्ट 16 है, पार्ट 17 में ये दोनों को हम लोग कर देंगे और फिर 3 को आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दे देंगे। 20 पार्ट में अंडरस्टैंडिंग इंडिया खत्म। उसके बाद हेल्थ वेलनेस, योगा एजुकेशन और ग्लोबल सिटीजनशिप का शुरू कर देंगे, ठीक है। तो पहले मैंने क्या पूछा कि आज झारखंड के 10 बड़े शहरों के नाम बताइए। चलिए सबसे पहले टॉप रैंक पे कौन आता है? सबको मालूम है, रांची, ठीक है। आज थोड़ा मैं यूनिक चीज आपको पूछा हूं, रांची। और ऐसा सोचिएगा कि आप क्लास में हैं, कॉलेज में बैठे हुए हैं, ठीक है, और पढ़ाई चल रहा है, प्रोफेसर का लेक्चर चल रहा है, ठीक है। प्रोफेसर आपका दोस्त है सागर साहब। चलिए, तो रांची। दूसरे नंबर पे कौन है झारखंड का सबसे बड़ा शहर? जमशेदपुर, ठीक। जमशेदपुर झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, ठीक। तीसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है झारखंड का? तो यह है धनबाद। कौन है? धनबाद, ठीक, हाँ। चौथा सबसे बड़ा शहर कौन है? चौथा जो सबसे बड़ा शहर है वह है बोकारो, ठीक है। और बोकारो झारखंड का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला है, ठीक। नाम का बोका है, बोका नहीं है ये, बहुत होशियार है, ठीक है। बोकारो, बोकारो झारखंड का चौथा सबसे बड़ा शहर है। 5वें नंबर पे कौन आता है? तो 5वें नंबर पे आता है आपका कौन? देवघर, ठीक है। संथाल परगना में जितना भी है 6 गो जिला, उसमें से देवघर सबसे बड़ा है, ठीक, दुमका से भी बड़ा, ठीक। तो देवघर। 7वें नंबर पे कौन आता है? सॉरी 6 नंबर पे, 6 नंबर पे आ जाता है आपका हजारीबाग। कौन? हजारीबाग, ठीक, हजारीबाग, हाँ हजारीबाग। उसके बाद कौन आता है? 7 नंबर पे। तो 7वें नंबर पे आ जाता है आपका पलामू जिला का डाल्टनगंज, जिसको मेदिनी नगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग मेदिनी नगर ही बोलेंगे क्योंकि डाल्टनगंज अंग्रेज का नाम है, डाल्टन, जॉन डाल्टन, और मेदिनी राय राजा का नाम है, तो इसी के नाम पे रखा गया है मेदिनी नगर। पलामू जिला का मुख्यालय है, ठीक। मेदिनी नगर यह झारखंड का 7वां सबसे बड़ा शहर है। 8वां कौन है? अब आप सोच में पड़िएगा कि 8वां कौन है, ठीक है। तो आपने चाईबासा का नाम सुना होगा, चाईबासा शहर, यह झारखंड का 8वां सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, चाईबासा। इसके बाद 8वें के बाद 9वें नंबर पे कौन आता है? तो 9th नंबर पे आ जाता है आपका आदित्यपुर। क्या नाम है? आदित्यपुर, ठीक। आदित्यपुर कहां पे पड़ता है? तो आपने आदित्यपुर का नाम नहीं सुना है? सरायकेला खरसावां जिला, इसका सबसे बड़ा शहर है आदित्यपुर, ठीक है। एनआईटी जमशेदपुर जो है ना, वो आदित्यपुर में स्थित है। तो आदित्यपुर बहुत बड़ा शहर है, ठीक है। और 10th नंबर पे आ जाता है कौन? दुमका। कौन आता है? दुमका, ठीक है। अब आपको कोई और है जो याद आ रहा है कि नहीं ये भी झारखंड का बड़ा शहर है? तो इसके अलावा कोई भी आप दिमाग लगाइए। तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा है कि इसके अलावा कोई और बड़ा जिला है। चलिए, तो 10 ये सबसे बड़े शहर है झारखंड के। इसमें से 3 शहर जो है रांची, सॉरी 4 शहर, ये चारों को वाई क्लास सिटी में काउंट किया जाता है। सिटी 3 प्रकार का होता है, एक होता है एक्स क्लास सिटी, एक होता है वाई क्लास सिटी और एक होता है जेड क्लास सिटी। ये मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं। अगर आप किसी गवर्नमेंट इंप्लॉय में हैं, अगर आप एक्स क्लास सिटी में पोस्टिंग होते हैं, एक्स क्लास सिटी मतलब मेट्रो सिटी, जस्ट लाइक द दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, ठीक है, मुंबई, ये सभी एक्स क्लास सिटी है। एक्स क्लास सिटी में आपको जो पेमेंट मिलता है रूम रेंट, वह मिलता है 24%, ठीक, 24% मिलता है। और वाई क्लास सिटी में आपको मिलता है 16%। और जेड क्लास में मिलता है आपको 8% रूम रेंट। आपके सैलरी जितना रहेगा, अगर 50,000 सैलरी है तो 50,000 का 24% आपको रूम रेंट मिलेगा एक्स क्लास में। तो वाई क्लास में झारखंड का 4 गो शहर आता है, बाकी सब जेड क्लास में आता है। एक्स क्लास सिटी झारखंड में एक भी नहीं है, ठीक है। चलिए, इसी तरह से मैं कभी कभी आप लोग को बेसिक नॉलेज देता रहूंगा। और चाईबासा जो है
पश्चिमी सिंहभूम जिला का है, ठीक है। और जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है। बाकी सब तो आप जानते ही हैं, ठीक। हाँ, और बोकारो में जो फेमस शहर है वह है, उसका नाम है आपका चास। क्या नाम है? चास, ठीक है। बाकी देवघर में भी मधुपुर हो गया आपका, ठीक है, देवीपुर हो गया आपका, रामपुर हो गया आपका, और रांची में तो पूरा रांची ये शहर फेमस है ना। 18 जिला है रांची में, और सबसे ज्यादा जिला पलामू जिला में है, सॉरी सबसे ज्यादा ब्लॉक जो है पलामू जिला में है, ठीक है। 21 गो ब्लॉक है पलामू जिला में ना जी। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 16 अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है, भारत की विदेश नीति का मूल आधार क्या है? तो देखिए पंचशील, पंचशील मतलब 5 गो समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में, ठीक है। जैसे मैं एक दो बता देता हूं, मुझे याद है कि कोई देश एक दूसरे देश पे अटैक नहीं करेगा, ना भारत चीन पे अटैक करेगा ना चीन भारत पे अटैक करेगा। दूसरा समझौता, प्रत्येक देश एक दूसरे के आंतरिक मैटर पे इंटरफेयर नहीं करेगा। आंतरिक मामला कुछ भी हो, चाइना में कुछ भी हो चाहे आपका इंडिया में कुछ भी हो, इंटरफेयर नहीं करेंगे। तीसरा, प्रत्येक देश एक दूसरे की अच्छाई और व्यापार और समृद्धि की कामना करेंगे, ठीक। चलिए इसी तरह से 5 गो समझौता किया गया था भारत और चीन के बीच में 1962 में। कब? 1962 में। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे, सॉरी 1960 में समझौता हुआ था, ठीक। पंचशील समझौता 5 गो टॉपिक पे, प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू जी, ठीक है। लेकिन 1962 में चीन हम लोग को क्या कर देता है? अटैक कर देता है। और हम लोग सोच रहे थे भारत चीनी भाई भाई, लेकिन चीन ने हम लोग को कर देता है ठाई ठाई। और 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ता है चीन से, ठीक है। चलिए तो पंचशील समझौता भारत की विदेश नीति है। कितने मुद्दों पे हस्ताक्षर हुआ था? 5 मुद्दों पे हस्ताक्षर हुआ था। किस देश के साथ? चीन देश के साथ। अगला है गुट निरपेक्ष आंदोलन, नाम की शुरुआत कब हुई? देखिए जब दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1939 से 1945 का जो समय था, दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय पूरा विश्व या तो अमेरिका के साइड में था या रूस के साइड में था, ठीक। उस समय भारत से पूछा गया कि भारत भाई आप किसके साइड में? तो भारत बोला ना हम अमेरिका के साइड में, ना हम रूस के साइड में, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। अरे भाई मेरे पास खाने का पैसा नहीं, हम युद्ध कहां से करेंगे यार, ठीक है, क्योंकि भारत उस टाइम पे आजाद हुआ था। तो ये बोल दिया हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे, गुट निरपेक्ष हैं हम, ठीक है, गुट निरपेक्ष हैं। तो भारत के साथ में ब्राजील भी आ गया, भारत के साथ में और बहुत सारे कंट्री आ गए कि जो युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे किसी और से। तो भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन अलाइड मूवमेंट, ठीक है, यानी कि किसी भी पक्ष में नहीं, किसी भी गुट में नहीं। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1961 में, ठीक है। और नेहरू जी इसके संस्थापक में से एक थे, बहुत सारे संस्थापक थे जिसमें से एक नेहरू जी भी थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोनों गुटे से दूरी बनाना। 2 गुट कौन कौन था? अमेरिका का गुट और दूसरा रूस का गुट। और रूस को उस टाइम पे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। क्या नाम दिया गया था? सोवियत संघ। ओके मेरे दोस्त, चलिए पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? अभी मैंने बताया भारत और चीन के बीच में, ठीक है। पंचशील सिद्धांतों में से कौन सा एक है? तो देखिए आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है, इंटरफेयर नहीं करेंगे कोई भी किसी के इंटरनल मामले में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पंचशील प्रिंसिपल? तो ये वाला हो जाएगा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, ठीक है, इंटरनल कंडीशन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। देखिए पहले मैंने आपको कहानी बता दिया भाई, गुट निरपेक्ष का शब्द का अर्थ क्या है? तो केवल रूस से जुड़ना ना, केवल अमेरिका से जुड़ना ना, किसी गुट से ना जुड़ना। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी गुट से नहीं जुड़ना। अगला है, भारत की विदेश नीति का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो पंडित नेहरू के द्वारा। कब? 1960 में, ठीक। पंचशील समझौता बनाया गया 1960 में, किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। महात्मा गांधी की तो हत्या 1948 में हो जाती है ना, भारत आजाद होता है उसके 1 साल बाद 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। चलिए 1955 का बाड़ूंग सम्मेलन किससे संबंधित था? तो देखिए जो बाड़ूंग सम्मेलन होता है उसमें पंचशील समझौता भी आता है। उपनिवेशवाद का अंत, मतलब जो अंग्रेज लोग चले गए उसका भी अंत हो जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है।
तो ये तीनों को बार्डूल सम्मेलन में बोला जाता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, मैं ना ब्लड डोनेट कराने चाह रहा हूँ यार। आप लोग को भी अगर हीमोग्लोबिन 14 ग्राम से ज़्यादा हो जाए तो ब्लड डोनेट कर दीजिएगा। मेरा हीमोग्लोबिन 16 ग्राम हो गया है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जनरल हीमोग्लोबिन मतलब आपकी खून की कमी कितनी है। गर्ल्स में जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए आपका 10 से 14 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका 10 से 14 ग्राम है तो बहुत सेफ है आप। इससे कम है मतलब 10 ग्राम से कम है तो आपको फिर ब्लड की कमी है। अनार वगैरह खाइए, बीट वगैरह खाइए। और हीमोग्लोबिन अगर पुरुष की बात करें तो अगर आपका हीमोग्लोबिन मिनिमम 12 ग्राम से लेकर के 16 ग्राम के बीच में होना चाहिए। ठीक, इससे कम है तो फिर आपको खून की कमी है, और इससे ज़्यादा है तो ब्लड डोनेट कीजिए। ठीक है, नहीं तो चक्कर आएगा, फिर आपको अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स होगी। अच्छा, बॉयज में 14, हाँ सही है, 14 ग्राम उससे ज़्यादा हो, जैसे 17, ठीक है, 18 नहीं होने दीजिएगा। और गर्ल्स आप अपना 16 नहीं होने दीजिएगा ब्लड। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना फिर आपको प्रॉब्लम होने लगेंगी, जैसे कि आपका चक्कर आने लगेगा। ठीक है, गाढ़ा हो जाएगा ब्लड ज़्यादा, फिर ज़्यादा अगर 20 पार कर जाता है ब्लड तो फिर आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, और कैंसर हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। आप बोलिएगा बस बस उतने करो यार, डरा जाते हैं तो। ठीक है, तो मेरा 16 हो गया है हीमोग्लोबिन। चेक कराऊंगा 2 बार। जब भी आप किसी को बड़ा डिसीजन लेते हैं मेडिकल में तो 2 बार चेक कराइए। ठीक है, चलिए पंचशील समझौता किस वर्ष शुरू हुआ? अभी मैंने बताया है, कब? 1960 में? नहीं, 1960 में नहीं हुआ था, 1954 में हुआ था। मैंने गलत बताया। ठीक है, मैंने गलत बताया, सॉरी। 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है, लेकिन पंचशील समझौता होता है 1954 में। ठीक है, चलिए मैंने गलत बताया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। ठीक, बेलग्रेड एक शहर का नाम है, ब्राजील का शहर है बेलग्रेड आई थिंक। और वहीं पे जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है, भारत की विदेश नीति का मुख्य तत्व क्या है? तो भारत की विदेश नीति का मुख्य तत्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति। हम लोग चाहते हैं क्या कि जियो और जीने दो। भारत का विश्व लेवल पे नारा है जियो और जीने दो। ठीक है, यही हम लोग चाहते हैं भाई, कि तुम भी जियो और हम भी जिएंगे। आगे देख लेते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों में भारत के साथ कौन था? तो देखिए, भारत के साथ ब्राजील का ऑप्शन में नहीं दिया, ब्राजील होगा, यूगोस्लाविया था, यूगोस्लाविया। ठीक है, यूगोस्लाविया था और ब्राजील था। इसके साथ और भी देश थे, ठीक है, याद नहीं आ रहा है। लोकतांत्रिक भारत में नागरिक का प्रमुख कर्तव्य कौन सा है? तो संविधान का पालन करना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। ठीक है, हिंसा फैलाना नहीं, टैक्स देना नहीं, धर्म आधारित राजनीति करना नहीं, नहीं नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना ही हमारा प्रथम प्रमुख कर्तव्य है, फर्स्ट ड्यूटी है। ठीक है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब है केवल बहुसंख्यक धर्म को मानना नहीं, सभी धर्मों का सम्मान करना। ठीक है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ठीक है, तो सभी धर्मों का सम्मान कीजिए। मैं मंदिर भी गया हूँ, ठीक, मैं मस्जिद भी गया हूँ, मतलब मस्जिद नहीं गया हूँ लेकिन मस्जिद जाऊंगा, गया हूँ, बाहर से ही गया हूँ, अंदर नहीं गया हूँ। चर्च भी गया हूँ, चर्च जब मैं तमिलनाडु गया था तो चर्च में जाके प्रेयर करता था। ठीक है, पंखा लगा हुआ था, एक नंबर एसी लगा हुआ था यार, गर्मी का दिन था तो मैं वहीं पे जाकर चर्च में ही बैठा रहता था। चलिए, और आप लोग का यूट्यूब का काम वही चर्च से करता था। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में से कौन सा है? ठीक है, तो नागरिक का मौलिक कर्तव्य क्या है? राष्ट्रगान का अपमान करना नहीं है भाई, राष्ट्रगान का सम्मान करना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हाँ, सार्वजनिक संपत्ति मतलब सरकारी जमीन की रक्षा करना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जो भी है, सड़क, सब की रक्षा करना। करते हैं आप? कौन करता है ना, सब कहने की चीज है। संविधान की अवहेलना करना नहीं, संविधान का पालन करना। असमानता को फैलाना, गलत बात, असमानता को दूर करना और समानता को लाना। तो राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत में नागरिक का अधिकार क्या है? तो देखिए, नागरिक का अधिकार है धर्म का स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, मतदान का अधिकार, उपरोक्त सभी। ठीक है,
धर्म की सुंदरता माने आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। क्या आप अपना धर्म बदल सकते हैं? बिल्कुल आप अपना धर्म बदल सकते हैं, बट इट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि आपको अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए भाई। चाहे आप हिंदू है तो हिंदू रहें, इस्लाम है तो इस्लाम रहें, सिख है तो सिख रहें, ठीक है, यहूदी है तो यहूदी रहें, अपना धर्म मत बदलो भाई, ठीक है, मजहब चेंज मत कीजिए। चलिए, और दूसरे धर्म में आई थिंक मैरिज भी नहीं कीजिए। आप अपने ही में, अगर आप इस्लाम है तो इस्लाम में ही मैरिज कीजिए, हिंदू है तो हिंदू में ही मैरिज कीजिए। एंटर कास्ट कीजिए, दूसरे कास्ट में आप मैरिज कर सकते हैं, दूसरे जाति में कर सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म में मत कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, आपको मानना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे। अच्छा, एक चीज कि जो लोग ऐप को इंस्टॉल नहीं किए, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। 60 रुपया में आपको कंप्लीट ग्रेजुएशन कराया जाएगा। 4 साल का ट्यूशन फीस 60 रुपया है। कितना? 4 साल का ट्यूशन फीस 60 रुपया, ऑल सब्जेक्ट दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऐप को इंस्टॉल करना फ्री में है। कोर्स परचेज करेंगे तब 60 रुपया लगेगा। तो इंस्टॉल हर कोई करके रख लीजिएगा, ठीक है। जब आपको लेने का मन करेगा तो लीजिएगा, नहीं मन करेगा तो मत लीजिएगा, फ्री में भी बहुत सारा कुछ है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष जो है अनुच्छेद 14 से 16 संबंधित है। और यहाँ पे आपको एक हिंट भी दिया गया है, सब में एक एक अनुच्छेद है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 वो है, 14, 15, 16, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर जो है आपका धारा 17, जिसको अनुच्छेद 17 बोलते हैं, इसमें छुआछूत के बारे में बताया गया है, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, ठीक है। और ये जो धर्मनिरपेक्षता है, ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 गो है, ठीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार बताए गए हैं, ठीक है। धारा 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35, जो भी बोलना है बोलिए। अगला है, नागरिक का सबसे बड़ा संवैधानिक कर्तव्य क्या है? तो राष्ट्र के प्रति निष्ठा ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। द ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन, तो राष्ट्र के प्रति निष्ठा, ठीक है। डेडिकेशन दीजिए और अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखिए। अगला आता है हमारा यहाँ पे, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। पहले मौलिक कर्तव्य नहीं था, मौलिक कर्तव्य 11 है, और इसे रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया गया? रूस से, ठीक है। और मौलिक अधिकार 6 गो है, इसे अमेरिका से लिया गया है, ठीक। पहले 7 गो था, संपत्ति का अधिकार था 7वां, जिसको हटा दिया गया है। अगला आता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देना, सभी धर्मों को समान मानना, ठीक है। इसलिए देखते होंगे कि किसी भी धर्म का हो, आपको स्कूल छुट्टी मिल जाएगा, किसी भी धर्म का त्योहार हो, ठीक है, छुट्टी मिलेगा स्कूल। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष। पहले था 21 वर्ष, लेकिन घटा के कर दिया गया 18 वर्ष। किसने किया? राजीव गांधी, प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने, ठीक है। संविधान का प्रस्तावना नागरिक को क्या प्रदान करता है? तो प्रस्तावना जो है हमें ये सभी चीज प्रदान करता है, स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वलिटी, जस्टिस, न्याय, ये सभी प्रदान करता है। और आपको एग्जाम में ये सभी ऑप्शन जहां देखने को मिले वो मार दीजिएगा। ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, साउंड आ रहा है तो मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बगल में साउंड चलने लगा। सॉरी, आप लोग कर लीजिएगा, इतना ही क्वेश्चन है बस 25 तक। बाय। और ऐप का इंस्टॉल कर लीजिएगा, ऐप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।